नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुपर टेट जीआईसी और साथ साथ जूनियर सुपर टेट बेसिकली जो परीक्षा आई है अभी हाल ही में, जो 18 अप्रैल को परीक्षा होनी है, उसका ये राज व्यवस्था का मतलब जीएस पोर्शन में हमारा जो पॉलिटी का हिस्सा है उसके ऊपर इंटेंस लेक्चर की श्रेणी में चौथा लेक्चर है। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी, इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी, और ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको मन से देखेंगे, अंत तक वीडियो देखेंगे। तो हम लोग कल से जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, उससे जस्ट आगे है। हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारा कुछ किया था। अभी प्रेसिडेंट की पावर्स देखेंगे कि वो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें डन हो जाएंगी। अंत तक अगर आप देखेंगे तो ईमानदारी के साथ आपका अब लोकल गवर्नेंस प्रेसिडेंट के पोर्शन से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है निश्चित रूप से। चलिए, हम समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आधी चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी, बिकॉज आधा प्रेसिडेंट इसमें हो चुका है पहले से ही। प्रेसिडेंट की पावर्स हम बताएंगे, प्रेसिडेंट की शक्तियाँ जिसके ऊपर से लगातार क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन हम लोग लिए खास तौर से आते हैं। राष्ट्रपति जो है वो हमारे पार्लियामेंट के का एक बहुत बड़ा अंग है, हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक बहुत बड़ा अंग है वो, इसलिए इनकी जो ताकतें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे कार्यपालिका में। आपको पता है कि आर्टिकल 53(2) अगर देखा जाए तो उसमें बोला गया सीधे सीधे कि हमारे संघ की जो कार्यपालिका में, यूनियन कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी सारी शक्तियां एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदय के अंदर निहित हैं। तो उसको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर इसको मोटे मोटे भाग में बांटें तो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं कि राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ, मतलब पीस टाइम, मतलब नॉर्मली जो होता है जैसे अभी वर्तमान में है नॉर्मली, है ना। और दूसरा होता है आपातकालीन, इमरजेंसी पावर्स, कि देश में इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन में इनके पास क्या ताकतें होती हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखनी आवश्यक है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग पीस टाइम से लेके चलते हैं, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को पीस टाइम से देखने को खास तौर से मिलते हैं। चलिए फटाफट देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखिए आर्टिकल 53 है, इसमें क्लियरली बोला गया, जैसे मैंने बताया कि कार्यपालिका की ताकत राष्ट्रपति महोदय में निहित है। ध्यान दीजिएगा एकदम। राष्ट्रपति के आर्टिकल जो है 52 से लेकर 78 तक हैं। 53 में ये बोला गया है, ठीक है। 53.1 में बोला गया कि एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में बोला गया है कि जो भी हमारी कार्यपालिका है सेंटर की, उसकी ताकत इनके पास निहित है, ठीक। इसके अंतर्गत एक और बात बोली गई है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कि ताकत कैसे इंजॉय करेंगे, इसके लिए मतलब जो भी इनकी कार्यपालिका की ताकत है इसको यूज करने के लिए ये कुछ गठन करेंगे, कुछ चीज़ों की नियुक्ति करेंगे। इसमें सबसे ऊपर है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पूरी काउंसिल है मिनिस्टर्स की, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, है ना, एमओएस वगैरह सभी लोग होते हैं। उसकी नियुक्ति क्यों करते हैं ये? ताकि इनके पास जो अधिकार हैं उसका यूज कर सके और इनके ऑर्डर्स पे वो काम हो सके, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 78 में इनको बताया गया है कि एक और क्वालिटी कि सरकार क्या क्या काम कर रही है उस सब की जानकारी देगी इनको। पेपर में 1000 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी संघ, मतलब जो यूनियन है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो सरकार का हिस्सा है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, सभी की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को, ठीक। नेक्स्ट अगर देखिए इसकी पीडीएफ एमकृति आप में मिलेगी। 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू होने जा रही है एसएसटी, साइंस और जीएस के लिए। वो पीडीएफ भी एमकृति ऐप पे मिलेंगे, एमकृति ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। और जरूर 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 रेडी रहिएगा। जीएस पोर्शन मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ। 18 अप्रैल तक चीज़ें डन हो जाएंगी। अब जल्द ही नेक्स्ट वीक में जो मंडे स्टार्ट होगा तो वहाँ में अब पूरा करंट अफेयर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर के 2 लेक्चर आए हैं, तीसरा लेक्चर भी आएगा। अब देखिए इसके अलावा वो किस किस को अपॉइंट कर दें, नियुक्ति करते हैं। सभी केंद्र के जितने मंत्री हैं उन सबको शपथ दिलाते हैं, याद होगा आपको। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार की सलाह पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट के जजेस की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करते हैं। कैग की लेखा महापरीक्षक नियंत्रक जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति करते हैं।
यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं तीनों, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी कमीशन, एससी एसटी कमीशन, महिला आयोग, मानवाधिकार कमीशन, इन सब की नियुक्ति करते हैं सदस्यों की और अध्यक्ष की। जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली पांडिचेरी के एलजी की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के कमीशन के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। भाषा आयोग, लैंग्वेज कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये सारे कुछ मिसलेनियस पोस्टें हैं जिसकी की नियुक्ति करते हैं। क्यों? ताकि जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है उनको यूज करके इनसे काम करा सकें। क्लियर कट, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अभी देखिए दूसरा इनकी ताकत क्या आ गई। इतना इजी क्रिस्पी वे में कभी आप लोगों ने समझा नहीं होगा। और हाँ, इंटेंस वीडियो को इंटेंसिटी के साथ पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर इस टाइप की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो मानिएगा कि आपको यूट्यूब से पढ़ने के, यूट्यूब से अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की क्वालिटी का पता है। अदरवाइज तो फिर यूट्यूब को आप सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, जैसा कि बहुत लोग, मेजॉरिटी के लोग करते हैं। ऐसे ऐसे लेक्चर्स पे ऐसे व्यू आते हैं भर भर के जिसमें कुछ भी नहीं होता, कूड़ा होता है, या सिर्फ आपको खुश करने के लिए ईजी क्वेश्चन कराए जाते हैं। समझिए थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलिए। सीरियस स्टूडेंट चुपचाप पढ़ के निकलता है, वही बाद में सिलेक्शन लेता है, ठीक। विधायी शक्तियाँ, अब इनकी देखिए कुछ ये वो तो नियुक्त करने की पावर से विधायी शक्तियाँ, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या इनकी पावर्स है। देखिए आर्टिकल 79 की ओर अगर आप जाएंगे तो बोला गया है कि ये पार्लियामेंट के हिस्सा होते हैं। मैंने जैसा बताया था हमारे देश की पार्लियामेंट किस किस से बनी है, राष्ट्रपति के पद से, लोकसभा और राज्यसभा से बनी है, ठीक है, ठीक। इसीलिए जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो उसे राष्ट्रपति की मोहर लगना अनिवार्य होता है। अभी देखिए ये संसद का सत्र बुलाते हैं, इनको ही पावर है संसद का सत्र बुलाने की। संसद का सत्र बुलाते हैं, जब नए चुनाव होते हैं तो भी उसके सत्र पर अभिभाषण देते हैं। और हर वर्ष जो पहला सत्र होता है, सेशन होता है, उस पर भी ये अभिभाषण देते हैं, ठीक है। और ये सत्र बुलाने अब कभी अपने हिसाब से बुला सकते हैं ये लोग, ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं, लेकिन जो भी सत्र बुला रहे हैं उनमें 6 मंथ से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब भारत में कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर संसद के सत्र लगते रहने चाहिए। तो अमूमन भारत में 3 सेशन लगभग लगते हैं, है ना। एक तो बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, जो इस प्रकार से लगभग 3 सेशन तो मिनिमम होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कितने हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि जो भी सेशन हो रहे हैं उनमें 6 मंथ से कम का ही गैप हो, ज़्यादा का गैप ना हो। उसके बाद ये ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं। जो ज्वाइंट सेशन को संबोधित कब करते हैं, जैसा मैंने बताया, जब नई लोकसभा बनती है तब उसके पहले सेशन को, और हर वर्ष जो सेशन स्टार्ट होता है तो उसका पहले सेशन को करते हैं। जैसे हर वर्ष में 3 सेशन होते हैं ना, 3 सत्र होते हैं, तो पहले सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, मतलब भाषण देते हैं, जिसको अभिभाषण बोला जाता है। फिर आर्टिकल 108 बहुत फेमस है। अगर किसी साधारण विधेयक पर, आपको पता है अब क्योंकि पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है ना, मुख्य काम का पार्लियामेंट का यही होता है। तो पार्लियामेंट किसी से नॉर्मल बिल, जैसे कि जनरल बिल है, ये साधारण विधेयक है, वो पास नहीं हो पा रहा है ना, तो उसके डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आर्टिकल 108 का यूज करके ये ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। दोनों हाउसेस का, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सामान्य साधारण बिल को पास करने के लिए, सिंपल बिल को पास करने के लिए। क्लियर। आर्टिकल 80 के तहत ये राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक। आर्टिकल 111 के तहत इनको क्या कहा गया है कि संसद अगर कोई भी बिल पास करके भेजती है, लोकसभा राज्यसभा कोई भी बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और अगर उन्होंने एक बार के इनके पास है कि वो बिल को लौटा सकते हैं, अगर बिल को लौटा दिया उन्होंने और संसद ने फिर उसी फॉर्मेट में उसको भेज दिया तो उनको उस बिल पे साइन करना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 111 है, ठीक, क्लियर है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि पार्लियामेंट थोड़ी सुपीरियर साबित हो जाती है राष्ट्रपति से। मतलब कुछ ऐसे बिल खास तौर से कैटेगराइज किए गए हैं कि उसके लिए राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल मिल जाती है। मतलब वो संसद से पास हो गया तो फिर पास हो गया, मतलब पहले ही राष्ट्रपति की अप्रूवल मिल जाती है उसके लिए। तो ये बिल कुछ ऐसे हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 जो है बजट भी इसी में आता है, इसी प्रकार का बिल है। तो जो भी मनी बिल होगा राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते हैं। एक बार वहाँ गया तो मतलब हो गया वो, है ना, क्योंकि इस पर इनकी अप्रूवल मिल जाती है, पहले ही अप्रूव हो जाता है। और लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल आपका मनी बिल है या नॉर्मल बिल है, सिंपल बिल है, ठीक है। देखिए
इन वीडियोस को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी थोड़ा पॉलिटी पढ़ा होगा, ठीक है। डिटेल वीडियोस के लिए आप 7678668827 पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। जो सुपर टेट का बैच चल रहा है जीएस के लिए, उसमें भी लगातार क्लासेस हो चुकी है करीब, और 18 अप्रैल तक ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर तैयारी हो रही है, ठीक। लेकिन ये लेक्चर्स की क्वालिटी शानदार है। अगर आप इन लेक्चर्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, किसी नए राज्य का निर्माण हो रहा है या उसके जो वर्तमान में स्टेट है उसके नाम में या लोकेशन, उसके साइज में चेंज हो रहा है अगर आकार में, तो भी राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल मिल जाती है, बाद में इनको साइन करने की नीड नहीं होती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में अगर कोई व्यय या कोई खर्च से संबंधित अगर कोई बिल है तो राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल हो जाती है ना। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति महोदय के पास बिल नहीं जाता है, सीधे संसद से पास हो जाता है, उनको प्री अप्रूवल होती है ऑटोमेटिक। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करना है तो भी राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल हो जाती है। कराधान से संबंधित कोई ऐसा विधेयक जिसमें कि राज्य का हित प्रभावित है, उस पर भी राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये मतलब संसद इनको पास कर देती है तो पास हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर अगर चलें, आर्टिकल 123 आपको पता है अध्यादेश जारी करने की ताकत है इनको, ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति महोदय ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई भी कानून बना सकते हैं तुरंत, है ना। आर्टिकल 123 के तहत जब संसद काम नहीं कर रही है, मतलब जो संसद का सत्र अगर नहीं है और देश को इमरजेंसी में कुछ कोई कानून की आवश्यकता है, तो ये इस आर्टिकल का यूज़ करके, इस ताकत का यूज़ करके ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र लगता है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर ये जो अध्यादेश है ये संसद से पास हो जाना चाहिए, है ना, तभी ये फाइनल कानून का रूप कर लेगा, है ना। अगर ये पास नहीं हो पाया 6 हफ्ते के अंदर, संसद लगने के बाद, मान लीजिए अभी संसद नहीं लगी थी, आज बिल राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी कर दिया, कानून शुरू हो गया, कानून ने काम करना भी शुरू कर दिया। अब अप्रैल में संसद बैठ गई, है ना, संसद का सत्र शुरू हो गया, तो शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर ये वाला बिल वहाँ से पास होना जरूरी है। अगर पास नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा बिल, वो बिल खत्म हो जाएगा, वो कानून खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन इस दौरान जो काम कर दिए गए इस कानून के तहत वो हमेशा मान्य रहेंगे। तो अध्यादेश जारी करने की पावर है भाई इनके पास, ठीक है। अब देखिए जुडिशियल पावर, न्यायिक पावर। न्यायिक पावर में कौन कौन सी है? सबसे बड़ी क्षमादान की ताकत। भाई ये क्षमादान कर सकते हैं, है ना, किसी भी सजा को। तो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, राष्ट्रपति के पास फाइल जाती है गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन पे, ये किसी भी सजा को टाल सकते हैं परमानेंटली, लंबे समय तक कम कर सकते हैं या उसे बिल्कुल शून्य कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिलिट्री कोर्ट के भी अगर डिसीजंस हैं तो उनको भी पलट सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अगर अब इसमें देखिए ये आर्टिकल 143 का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन उनको होती है कि क्या किया जाना चाहिए, कोई स्पेशल केस निकल के आ जाता है, तो वो जुडिशियल पावर्स ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श लेते हैं कि इनको क्या करना है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। देखते रहिएगा धाएं धाएं। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी हैं। ये सब सेनाएं इनके अंडर में काम करती हैं एक प्रकार से, ये इनकी मिलिट्री पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक पावर। इसका मतलब क्या है कि विदेशों से संबंधित विदेश से क्या इनकी पावर, विदेशी लोगों के संबंध में, विदेशी व्यापार या कुछ भी, भारत के जो भी संबंध स्थापित होते हैं विदेशों में, है ना, भारत जो भी समझौते करता है, जो भी संबंध स्थापित करता है, या जो भी हम राजदूत वगैरह जो भी डेलीगेट्स हम विदेश में भेजते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही जाते हैं, राष्ट्रपति के ऑर्डर्स पे ही जाते हैं, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी समझौते हमारे होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति मतलब हमारा कर रहा समझौता, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक पावर है पूरी, इनके नाम से सारे समझौते वगैरह सब कुछ होते हैं जो भारत करता है, क्लियर। अब अदर केसेस में देखिए क्या इंपॉर्टेंट कुछ पावर, ये वित्त आयोग, कैग की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और यूपीएससी, इन चारों जो बड़ी संस्थाएं हैं इनकी रिपोर्ट अगर कोई आती है तो उसको पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रखवाते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी है आप लोगों की, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करके कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म फिल जरूर कर दिया होगा, ठीक है। फॉर्म जरूर फिल करिएगा, बिकॉज अभी देखिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर है,
ये 50% वाले में भी आप लोग लगभग चीज़ें डन हो जाएंगी, निश्चिंत रहिएगा। आप फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। फीस का लिए चिंता मत करिए कि फ़ीस लग जा रही है पहले, तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन मैटर करता है। लास्ट में वेबसाइट वगैरह शट डाउन हो जाएंगी, प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है। नेक्स्ट अगर देखें सांसद की एलिजिबिलिटी। अब कोई सांसद है, उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर अगर कोई इशू होता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, गलत तो नहीं बन गया, या उसकी नियुक्ति को लेकर कोई अगर सवाल होता है, तो उस पर फैसला राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 103। और इसके लिए वो चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा, किससे सलाह लेते हैं? चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से सलाह लेते हैं। ठीक, डन। आगे अगर देखें, अब इनकी कुछ इमरजेंसी पावर्स होती हैं, वो पावर्स जो कि इमरजेंसी के दौरान में ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है 352, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ये लगते ही पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है। ये कब कब लगी है? एक बार 1962 में लगी थी, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। ठीक, 62 में चाइना युद्ध, 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर और 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। ये कैसे लगाई जा सकती है? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, पहले ये सशस्त्र वर्ड नहीं था, सिर्फ आंतरिक अशांति थी, इसी के नाम पे इंदिरा गांधी ने लगाया था बिना किसी वजह के। तो वहाँ का सशस्त्र विद्रोह, अगर कोई विद्रोह हो गया है वेपन के साथ तो ही लग सकता है, या कोई विदेशी आक्रमण हो गया है भारत पे तो लग सकता है। ठीक है ना। इसके लिए मान लीजिए राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसके रिटर्न नोट पे जाके लगाएगा। ये पहले क्या था, ऐसा रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं था। 44th अमेंडमेंट में किया गया सारी बातें टाइट करने के लिए कि कोई भी मिसयूज ना कर ले सरकार, क्योंकि 75 वाली इमरजेंसी रिटर्न में नहीं दी गई थी, बाद में पास कराया गया था। तो कैबिनेट अगर रिटर्न में देगी तो राष्ट्रपति महोदय उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये होने के, ये इमरजेंसी लगने के 1 महीने के अंदर संसद से इसको पास करवाना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 महीने के अंदर इसको संसद से पास कराना होगा। एक बार में 6 महीने के लिए लगती है, फिर इसकी एक्सटेंड होते रह सकते 3 वर्ष तक। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। 1 महीने के अंदर इसको पास कराना होगा। मान लीजिए 6 महीने के लिए लगी हुई है, लेकिन पहले अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो वो खत्म हो जाएगा टेन्योर। जरूरी नहीं 6 महीने तक आगे रहे, इसको भी दिमाग रखिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बताते नहीं हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, और बस आप लोग खुश होते हो कि हमें सब कुछ आ रहा है, और फिर बाद में बोलते हैं हम लोग कि किसी के पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं। एक्चुअली जो कठिन था वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, या ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, राष्ट्रपति शासन। ये स्टेट में लगता है, इसका यूज़ किया जाता है किसी स्टेट के लिए। अगर कोई राज्य, भारत का कोई भी राज्य अगर संविधान का पालन नहीं करता, राज्य वहाँ के राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं कर रही है, राज्य में संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है, तो अपनी रिपोर्ट बना के भेजेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अगर उस रिपोर्ट के आधार पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है ना। इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कुछ समय पहले उत्तराखंड का केस आया था, अरुणाचल प्रदेश का केस आया था, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो ये हो गया। ठीक, फिर तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका अच्छा, ये जो दूसरा वाला है इसको संसद से 2 महीने के अंदर पास कराना आवश्यक है। ठीक है। और तीसरा ये हो गया 360, ये फाइनेंशियल, जब देश में वित्तीय आपातकाल, मतलब फाइनेंस की स्थिति इतनी खराब हो जाए, इतना समस्या, आर्थिक रूप से भारत में समस्या अगर खड़ी जाए तो ही ऐसा आपातकाल लगता है। भारत में आज तक ये आपातकाल कभी नहीं लगा है, इसकी नीड नहीं लगी, भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े। ठीक, तो ये तो हो गई राष्ट्रपति महोदय की क्या इमरजेंसी पावर्स। ये जितनी पावर्स मैंने कराई हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये पीडीएफ आप लोग एम कृति से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन हाँ पीडीएफ का मजा तभी है जब लेक्चर देख लें। खुद से लिखेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं, मोबाइल में भरी पड़ी है पीडीएफ, पढ़ना है ना। मैं पीडीएफ को प्रचार नहीं करता हूँ, पीडीएफ को डिस्करेज करता हूँ। लिखिए, लिखेंगे तो 50% रेडी होगा। ठीक है। फिर अगर किसी को बैच जो हमारे जीएस का सुपर टेट का चल रहा है, जूनियर सुपर टेट का, वो ज्वाइन करना है तो 7678668882 से व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। और ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो तो मोटिवेटेड रहिए, जम के प्रिपरेशन करिए और एक पैटर्न के साथ लग जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।